गुजरात में बेरोजगारी का मुद्दा चुनाव से पहले अब बीजेपी के सामने मंडरा रहा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने इसे चुनावी मुद्दा बना रखा है और गुजरात मॉडल पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोग मजदूरी करने या फिर फूड स्टॉल लगाने को मजबूर हैं, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि गुजरात में बेरोजगारी के मुद्दे पर कभी चुनाव लड़े गए। गुजरात में चुनाव करीब हैं तो बेरोजगारी बड़ा मुद्दा बन गई है, लेकिन गुजरात के पढ़े लिखे बेरोजगार महसूस करते हैं कि बेरोजगारी के मसले पर चुनाव कभी नहीं लड़े गए। 24 साल के मोहम्मद हसन ने 2019 में ग्रेजुएशन किया, लेकिन अभी भी वो अहमदाबाद में सड़क किनारे वेंडर का काम कर रहे हैं। उनको लगता है कि कोई भी दल छात्रों के बारे में नहीं सोचता। कॉलेज कंप्लीट होने के बाद में जॉब की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं रही हम लोगों के लिए। मेरे कितने फ्रेंड है जो ग्रेजुएशन कंप्लीट है, MBA सब कंप्लीट है, बट जॉबलेस है। अभी मैं भी ये धंधा संभाल रहा हूँ, रोड साइड पे 400-500 रुपया दिन का मिल जाता है। यहाँ तक कि PhD कर चुके युवाओं के लिए भी परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। रोजगार के अच्छे अवसर नहीं हैं। शकुंतला अब 30 साल की हैं। उनकी पढ़ाई में पिता ने सारी जमा पूंजी खर्च कर दी, लेकिन मास्टर डिग्री, BEd और PhD के बाद भी बस 4000 रुपए महीने कमा रही हैं। जीवन में कोई उम्मीद नहीं बची। BEd के बाद स्कूल में जाती थी और वहाँ पर मेरे गांव में 4000 रुपये देते थे। मेरे लिए ये सैलरी मेरे लिए कम थी, इसलिए मैं जाना बंद कर दिया मैंने। 18-19 में कांस्टेबल और टाट 1 और टाट 2 की एग्जाम दी थी, लेकिन टेट 1 और टाट सभी पेपर लीकेज हो जाते हैं। पेपर लीक हो जाता है? पेपर होने से पहले ही लीक हो जाता है? हाँ। गांधीनगर में रहने वाले 28 साल के प्रजापति की भी यही कहानी है। इतिहास में MA करने के बाद उन्होंने एक कारखाने में मजदूरी की, जिसके लिए बस 8वीं पास होना जरूरी था। एग्जाम तो आते हैं बहुत सारे, लेकिन पेपर लीक हो जाता है और बहुत टाइम हो जाता है। मान लो कि पहले टीचर का जो टेट की रिक्वायरमेंट होती है वो 5 साल पहले आया था। उसके बाद मैंने 3 साल मेहनत की, लेकिन एग्जाम तो आई नहीं, तो मजबूरी में मजदूरी का काम करने जाना पड़ता है। नहीं ऐसा मतलब कोई सुनता ही नहीं है, कोई भी सरकार हो। ऐसे वैसे तो 27 साल से मैं भाजपा को ही देख रहा हूँ, जब से बड़ा हुआ हूँ। कोई सरकार तो है नहीं। हालांकि गुजरात सरकार का दावा है कि राज्य में युवाओं को सबसे बड़ी तादाद में नौकरी है, लेकिन उनके अपने आंकड़े अलग ही कहानी कहते हैं। अगस्त 2021 तक 3.64 लाख पढ़े लिखे युवाओं के पास रोजगार नहीं था। बीते 2 साल में सरकार ने बस 0.35% बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया। 0.5% रजिस्टर्ड बेरोजगार युवाओं को भी सरकारी नौकरी नहीं मिल पाई। कुल 3,46,436 शिक्षित और 17,816 अर्धशिक्षित युवा बेरोजगार के तौर पर रजिस्टर्ड हैं। राजकोट से आए 24 साल के जिग्नेश डाबेली की दुकान चलाते हैं। जब 2018 में उन्होंने सौराष्ट्र विश्वविद्यालय से BCom पूरा किया, तब उन्होंने सोचा भी नहीं था कि एक दिन उन्हें सड़क किनारे ठेला लगाना पड़ेगा। There is also unemployment in the state. How do you think that is going to play a role in the elections? Do you think unemployment or inflation is going to impact the polls in Gujarat? Wait for the results, you will know. The employment exchange. अक्टूबर 2022 तक गुजरात में जो रोजगार एक्सचेंज है उसका केवल 3,42,000 ही रजिस्टर किए गए हैं, लेकिन आपके पास 17 लाख अभ्यर्थी हैं जो 3,400 पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में इन लोगों को रजिस्टर तक नहीं किया गया है। गुजरात में औसत मजदूरी दर देश में सबसे कम है। They are not even registering in the employment register, in the employment exchange. The average wage rate in Gujarat is among the lowest in the country. अब मेरे को सरकार का ऐसा निवेदन है, कुछ अच्छा ऐसा ट्राई करो कि पेपर लीक ना हो, और विश्वास पात्र सरकार की अब जरूरत है कि हमको ऐसा हमारी मेहनत पे पानी फिर रहा है ना, वो मेहनत पे पानी ना फिरे। गुजरात सरकार के अपने आंकड़े भी कहते हैं कि राज्य में कम से कम 4 लाख शिक्षित युवा बेरोजगार है। अब निश्चित रूप से चुनाव से पहले बेरोजगारी ऑपोजिशन पार्टीज के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया है, पर राजनीति को एक तरफ रखते हुए शिक्षित बेरोजगार युवा आज के टाइम पे सबसे ज्यादा पीड़ित है, क्योंकि उनमें से कई जो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी छोटी मोटी नौकरियां करके अपना पेट पाल रहे हैं, कई लेबरों की तरह काम करने के लिए मजबूर हैं, कई सड़क के किनारे विक्रेताओं की तरह भी काम करने के लिए मजबूर हैं। उनका कहना है कि गुजरात राज्य में चुनाव कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी या जॉब्स पे नहीं लड़ा जाता है, और यही कारण है कि जितनी भी राजनीतिक दल होते हैं वो कभी भी युवा
या छात्र के मसलों का हल नहीं निकालते हैं। कैमरा पर्सन रवि के साथ अहमदाबाद में मैं तनुश्री पांडे, एनडीटीवी इंडिया के लिए। दिल्ली में गाजीपुर लैंडफिल साइट से सटी एक मंडी की दीवार गिर गई। व्यापारियों का कहना है कि कूड़े के पहाड़ की ऊंचाई को कम करने के चक्कर में कूड़ा फैलाया जा रहा था, जिसके बोझ से ये दीवार गिर गई। एमसीडी चुनाव में इसको लेकर राजनीति अब शुरू हो चुकी है। ये दिल्ली की गाजीपुर लैंडफिल साइट से सटी बकरा मंडी की दीवार का हिस्सा है, जो रविवार रात अचानक गिर गया। दीवार के साथ ही बिजली का खंभा भी मंडी की दुकान पर जा गिरा। दुकान को नुकसान हुआ, लेकिन शुक्र है किसी को चोट नहीं आई। मंडी के लोगों का कहना है कि कूड़े के पहाड़ की ऊंचाई कम करने के लिए कूड़ा फैलाया जा रहा था और कूड़े के बोझ से दीवार गिर गई। तो बताइए क्या हुआ था, कैसे हुआ था? रात को 11:30 बजे, रविवार रात को हाँ। ये दीवार के पीछे कूड़ा डल रहा था। हाँ। ये रात में ही काम कर रहे थे क्योंकि दिन में इन्होंने बंद कर दिया था यहाँ की कंप्लेन की वजह से। अच्छा। तो रात में ये लोगों ने काम चालू करा। हाँ। इन लोगों को मना करा। ये दीवार कूड़े के उससे ना भारीपन से गिर गई इस तरफ। अच्छा। और यहाँ पे मेरी 4 लेबर सो रही थी, वो बेचारे उठ के भागे। सामने मेरा सामान रखा हुआ था, ये सारा ये सब टूट टाट गया सारा। ये एमसीडी चुनाव चल रहे हैं और इस मुद्दे पर राजनीति ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंडी का दौरा किया और बीजेपी पर आरोप लगाया। बहुत खतरनाक है ये जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये इसके कूड़े के पहाड़ खड़े हुए हैं और जब जनता ने इस बात तय किया कि भारतीय जनता पार्टी के कूड़े को साफ करना है नगर निगम के चुनाव में, तो इन्होंने साजिश रची इसकी। इन्होंने ये साजिश की कि इस कूड़े के पहाड़ को दबाने के लिए, छिपाने के लिए इसको आसपास की खाली जगह में कूड़ा फैला दो। तो इन्होंने आप देखो किस तरह से ऊपर से हाइट कम करने के चक्कर में 6 महीने पहले ये सारी जगह खाली पड़ी होती थी। बीजेपी आम आदमी पार्टी के आरोपों का कुछ इस तरह जवाब दे रही है। नहीं, और इतनी चिंता थी तो एमसीडी को पैसे देने थे भाई, क्यों पैसे नहीं दिए? आपको चिंता थी दिल्ली की। और मुझे याद है कि इससे पहले भी मैंने ये बात कही है कि किसी भी म्यूनिसिपैलिटी को खत्म करके आप शहर को जिंदा नहीं रख सकते। इस हालत के लिए सीधे तौर पर ये लोग खुद जिम्मेवार हैं। आज सिसोदिया जी बताएं, दिल्ली जानना चाहती है कि आपने जो एडवर्टाइजमेंट और होर्डिंग लगाए थे सीएनडी वेस्ट उठाने के, उन होर्डिंग्स के ऊपर कितना पैसा खर्च हुआ था और आपने कितनी सीएनडी वेस्ट को शहर से जमा किया? ये घटना तब हुई जब आम आदमी पार्टी ने नगर निगम चुनाव में कूड़े के पहाड़ को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है, जबकि दिल्ली के उपराज्यपाल दावा कर रहे हैं कि उनके आने के बाद से लैंडफिल साइट पर कूड़े के निपटारे की रफ्तार 1.5 लाख टन से बढ़कर करीब 6.5 लाख टन प्रति माह हो गई है। निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कूड़े को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है। पिछले कुछ समय से चर्चा ये चल रही थी कि क्या कूड़ा इतना बड़ा मुद्दा हो सकता है कि पूरे चुनाव में आम आदमी पार्टी केवल कूड़े का मुद्दा ही उठाती रहे और किसी मुद्दे पर बात ही ना करे। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि गुरुवार को इस चर्चा का कुछ अंत जरूर हो सकता है, जब अरविंद केजरीवाल निगम चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र को जारी करेंगे, जिसको केजरीवाल की 10 गारंटी नाम दिया गया है। दिल्ली से वेदांत अग्रवाल और कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन के साथ में शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। चंबल घाटी में कुख्यात इनामी डाकू गुड्डा गुर्जर को पुलिस ने पकड़ लिया है। डाकू गुड्डा गुर्जर पर 60,000 रुपए का इनाम था। सीएम शिवराज सिंह चौहान के सख्त रुख के बाद पुलिस ने मामले में तेजी दिखाई। एनकाउंटर के दौरान डाकू गुड्डा गुर्जर के पैर में गोली लगी। इलाज के लिए उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया। ग्वालियर के एएसपी के मुताबिक पुलिस लगातार गुड्डा गुर्जर का पीछा कर रही थी। जैसे ही वो श्योपुर के रास्ते भंवरपुरा के जंगल में दाखिल हुआ, पुलिस से उसका सामना हो गया और दोनों ओर से फायरिंग हुई, जिसमें डाकू गुड्डा गुर्जर घायल हो गया। इस बीच उसके कई साथी हालांकि फरार होने में कामयाब रहे। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज भारत की टक्कर इंग्लैंड से है। पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई है। अब ज्यादातर फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि भारत दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराकर फाइनल में जगह बना लेगा। एडिलेड में रात भर बारिश होती रही, लेकिन अब मौसम साफ बताया जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को 20% बारिश के आसार हैं, लेकिन पूरे 20 ओवर मैच होने की उम्मीद जताई जा रही है। इंग्लैंड के कप्तान ने कहा
कि वो भारत पाक फाइनल ना हो, इसकी पूरी कोशिश करेंगे। इस वक्त इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल खेलने वाले हैं और इंडिया इंग्लैंड की राइवलरी भी बहुत ही रोमांचक रही है, क्योंकि ये 35 साल बाद इंडिया और इंग्लैंड एक आईसीसी नॉकआउट टूर्नामेंट में आमने सामने होंगे। हालांकि इंडिया ने इंग्लैंड को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में हराया था, जो कि 2013 के चैंपियंस ट्रॉफी था, और वही आखिरी बार इंडिया ने एक आईसीसी टूर्नामेंट जीता था। उसके बाद इंडिया ने कोई आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीता है और इस बार वो फेवरेट है। इस मैच के लिए अगर बात की जाए तो हमने सुना था कि रोहित शर्मा की इंजरी हुई, विराट कोहली की इंजरी हुई, लेकिन अब वो ठीक है और बैट करने के लिए तैयार है। इंडिया का जो मिडिल ऑर्डर है ये सेटल लग रहा है इस समय। सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली सभी परफॉर्म कर रहे हैं और हार्दिक पांड्या से भी काफ़ी उम्मीदें हैं। सिर्फ बैटिंग के लिए नहीं, बॉलिंग वो इंडिया चाहते हैं कि हार्दिक जल्दी जल्दी विकेट भी चटकाए। इस वर्ल्ड कप का फाइंड ऑफ द वर्ल्ड कप रहे हैं अर्शदीप सिंह, क्योंकि अर्शदीप ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग करी है टुवर्ड्स दी एंड। भुवनेश्वर कुमार जो कि इस टूर्नामेंट से पहले काफ़ी लो थे क्योंकि डेथ ओवर में फायर नहीं कर पाए थे, लेकिन इस टूर्नामेंट में आकर उन्होंने अच्छा किया है। आज के मैच में भुवनेश्वर कुमार और जॉस बटलर का आमने सामने होना फैंस के लिए एक अच्छी मोमेंट होगी। साथ साथ सैम करन और हार्दिक पांड्या के राइवलरी के और भी फैंस देख रहे हैं। इंग्लैंड के जो कैप्टन है जॉस बटलर, उन्होंने कहा है कि वो इंडिया पाकिस्तान का फाइनल होने नहीं देंगे। लेकिन क्या भारत को इंग्लैंड रोक पाएगा, ये देखने की है। बहुत सारे फैंस एडिलेड में होंगे, बहुत सारे इंडियन फैंस एडिलेड में होंगे, तो कुल मिलाकर एक बहुत ही रोमांचक मुकाबला होगा। लेकिन जो भारतीय दर्शक है वो यही चाहेंगे कि भारत इंग्लैंड को हराकर फाइनल में आए और एमसीजी में पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल खेले।